नमस्कार दोस्तों। क्या आपने महसूस किया है कि इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है? तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि भारत में प्रतिवर्ष गर्मी में वृद्धि हो रही है या तापमान बढ़ रहा है? आज का जो हमारा डिस्कशन का चैप्टर है वो यही है कि एल नीनो का असर या क्लाइमेट चेंज। एल नीनो का असर या क्लाइमेट चेंज। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी आगामी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्री कम मेंस, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं और एक सामान्य जन के लिए भी यह जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है। एल नीनो का असर या क्लाइमेट चेंज भारत क्यों तप रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत का टेम्परेचर अप्रैल माह में ही लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो चुका है? ठीक है, इतना ज़्यादा। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? क्लाइमेट चेंज। सबसे बड़ा कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। और दूसरा, ये जो वर्ष 2026 है, इस साल में एल नीनो का असर देखने को मिलेगा। तो भारत में हो रही तापमान में बढ़ोतरी का मुख्य कारण अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। जैसे एक कारण, दो कारण तो आपको यहीं पे है, क्लाइमेट चेंज या फिर एल नीनो। तीसरा कारण है हीट डोम का बनना। अब आगे जानेंगे कि हीट डोम क्या होता है। और चौथा कारण है हीट वेव का होना, जिसको हम सामान्य भाषा में हिंदी में लू बोलते हैं, लू का चलना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज का। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या। और क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण है CO2 गैस की मात्रा में वृद्धि होना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा में वृद्धि होना। और चूंकि CO2 गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, इसको भी समझ लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, टू द पॉइंट ही बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, तो CO2 के बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग का असर इसलिए दिखता है क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस का माना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसको आप हरित गृह प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो वायुमंडल के ऊपरी परत में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। आप ऐसे समझें कि गैस का एक पतली सी चादर बन गई। उस चादर के जो ऊष्मा है, जो हीट है, जो पृथ्वी का हीट है, वो उस चादर को पार नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो तापमान है, धरती का तापमान, उसमें निरंतर वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होता है, ग्लेशियर पिघलता है, बहुत सारे इसके प्रभाव हैं जो हम लोग एग्जाम में भी देखते हैं, लिखते हैं। लेकिन हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कह रहे हैं कि CO2 का बढ़ना। CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। एक तो ये चीज है। अब CO2 की मात्रा में ये निरंतर वृद्धि क्यों हो रहा है? तो एक
कि आप देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया में मोटर वाहन की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मोटर वाहन की संख्या में वृद्धि हो रही है, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, शहरीकरण हो रहा है। और ये सब, और साथ में जो हम कृषि में फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, पशुपालन की वजह से मीथेन गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है, या एग्रीकल्चर में जो अ, अवशेष बच जाते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं कि धान की कटाई कर ली गई और धान के जो अवशेष बचते हैं उसको यूं ही छोड़ दिया जाता है, या तो जला दिया जाता है या फिर वो सड़गल जाता है। इन सब की वजह से CO2 और मीथेन गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। खैर, अभी फिलहाल इस वर्ष की चर्चा करते हैं। इस वर्ष क्या कारण है? क्लाइमेट चेंज तो ये लगातार हो रहा है और पूरे विश्व के लिए ये चिंता का विषय है, और विश्व उस दिशा में प्रयास भी कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, कैसे CO2 के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा रहा है। और इस मामले में भारत एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य है कि 2070 तक CO2 के उत्सर्जन को शून्य कर दिया जाए। ठीक है, हम अभी जानेंगे कि इस वर्ष 2026 में जो भारत में बेतहाशा गर्मी देखने को मिल रहा है, जो तापमान अपने ये कह सकते हैं कि तापमान उच्च स्तर पर बना हुआ है, उसका कारण क्या है? दोस्तों आइए देखते हैं उसका कौन कौन से कारण है, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है एल नीनो। पहला कारण क्या है? एल नीनो। एल नीनो, ठीक है, एल नीनो। अब एल नीनो क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। वर्ष 2026 को महा एल नीनो वर्ष के तौर पे जो माना जा रहा है, जो विश्व मौसम संगठन है या IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि 23 अप्रैल को एक बुलेटिन जारी करता है, और उस बुलेटिन में ये बताया गया है कि अभी भारत में लगातार तापमान में वृद्धि होगा, और लगभग यह वृद्धि 29 अप्रैल तक होगा, और उसके बाद थोड़ा सा आपको तापमान में राहत कमी देखने को मिलेगा। और उसका कारण बताया गया है प्री मानसून रेन, यानी मानसून से पूर्व जो भारत में वर्षा होती है वो। एल नीनो पर जरूर विचार करिए। इस वर्ष महा एल नीनो वर्ष घोषित किया गया है, अर्थात कि एल नीनो की घटना आपको देखने को मिलेगी, और उसका प्रभाव न केवल भारत पर बल्कि उसका वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्या है एल नीनो और क्यों इसका असर भारत पे पड़ता है, और क्या असर भारत पे पड़ता है, इन सब चीजों को समझेंगे। पहले देखिए, एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने पर होती। देखिए, ये आपको इंडिकेट किया गया है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। देखिए, ये पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन का जो मध्य का भाग है और जो पूर्वी हिस्सा है, वो वहाँ का जो समुद्री जल है वो बहुत गर्म हो जाता है। जब समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यह हवा और मौसम के पैटर्न को बदल देता है।
फ्रेंड्स समझिए कि जब ये महासागरीय जल जब बहुत गर्म होता है तो क्या होता है कि हवा और मौसम के पैटर्न को बदल देता है। इस सेंटेंस को ऐसे समझिए कि जहां भी इंसोलेशन अधिक होगा, जैसे आप समझिए कि वो क्षेत्र है जहां सूर्य के तापमान की वजह से यहाँ समुद्र का जल बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो क्या होगा, जब यहाँ का जल बहुत गर्म हो जाएगा, और चूंकि महासागर एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ है, तो ये छोटा भूभाग नहीं है, ये एक विशाल क्षेत्र है। और वहाँ के समुद्र के जल स्तर के तापमान में यदि बहुत बढ़ोतरी हो जाए, वो गर्म हो जाए, तो क्या होता है, ये हवा के पैटर्न को बदल देता है। कैसे हवा के पैटर्न को बदलता है, तो यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर, ठीक है, और इधर बन जाता है दक्षिणी अमेरिका यानी पेरू के तट पर हाई प्रेशर। समझेंगे इसको, लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि जब समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हवा और मौसम के पैटर्न में कैसे बदलाव होता है, उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई एक क्षेत्र जब वो भूभाग बहुत गर्म हो जाएगा तो यहाँ का हवा क्या होगा, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगेगी, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगेगी, ठीक है। और वहीं बगल में कोई क्षेत्र है जहां का तापमान समझिए कि एक क्षेत्र है जो बहुत गर्म हो गया और एक क्षेत्र है जहां का तापमान कम है। ये क्या है, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको हम बी लिख देते हैं। आप समझिए कि हवा गति कैसे करती है, अर्थात चलती कैसे है, वायु। तो एक ये वाला क्षेत्र क्या है, बहुत गर्म है, और इधर क्या है, बहुत ठंडा है। क्या होगा, जो गर्म प्रदेश है वहां पर हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी। क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगी। और जो यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन बनेगा, यहाँ क्या होगा, देखिए जब हवा नीचे बैठती है जिस क्षेत्र में, तो उसको हाई प्रेशर जोन बोलते हैं। और हवा वहाँ नीचे की तरफ बैठती है जहाँ का तापमान बहुत कम होता है, वहाँ हवा का दबाव नीचे की तरफ होता है। और जहाँ बहुत गर्मी होता है वहाँ वायुदाब निम्न होता है, अर्थात हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उच्च वायुदाब होगा और हवा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। तो गर्म प्रदेश में क्या होगा, लो प्रेशर जोन होगा, और जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पर हाई प्रेशर जोन होगा। ये लो प्रेशर हाई प्रेशर तापमान में अंतर के कारण बन रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र का तापमान बहुत कम है, इसलिए हवा ठंडी होकर नीचे की तरफ उतर रही है। तो यहाँ पर हवा का दबाव अधिक है, इसलिए इसको हाई प्रेशर जोन बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्षेत्र बहुत गर्म है, इसलिए हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायु दाब है, यानी हवा का दाब कम है, हवा ऊपर उठ जा रहा है। तो अब क्या होगा कि जो हवा यहाँ नीचे उतरेगी, और चूंकि यहाँ लो प्रेशर है, तो ये जो हवा यहाँ से ऊपर की तरफ उठ गया, ये हवा जो यहाँ नीचे उतर रही है उसका डायरेक्शन अब इस तरह से हो जाएगा। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हवा अब बी से ए की तरफ आएगा, ए की तरफ आएगा, और फिर यहाँ पर यह हवा भी गर्म हो जाएगा, और ये हवा भी क्या होगा, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगा। और फिर ये वायु इस तरह से ऊपर जब जाएगा, तो कि इस वायु के साथ जो गर्म वायु है
उसके साथ जल भी वाष्पित होकर के जाते हैं, तो जल वाष्प की भी मात्रा होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो ये हवा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा उसका तापमान क्या होगा, घटता चला जाएगा। ये याद रखिएगा ज्योग्राफी में कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो जैसे जैसे हवा, गर्म हवा ऊपर उठेगी क्या होगा, उसके तापमान में कमी आएगी और ये हवा ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंसेशन का प्रोसेस इसी को बोलते हैं। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि वाष्प का जल के बूंद में परिवर्तित होना। तो ये गर्म हवा के साथ जो जल वाष्प था वो अब बारिश के बूंद में, ठंडा होकर के बारिश के बूंद में परिवर्तित हो जाएगा और इस क्षेत्र में आपको भीषण बारिश देखने को मिलेगा, बारिश होगा। तो जल वाष्प तो जल की बूंद में फिर से वहां पर वर्षा करके नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। लेकिन ये हवा जो ऊपर गया वो ठंडी होकर के अब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, इस डायरेक्शन। क्यों मुड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो आप ये जान लीजिए कि जहां पर नीचे नीचे के क्षेत्र में जहां लो प्रेशर जोन होता है उसके ऊपर के क्षेत्र पे हाई प्रेशर जोन होता है। यहाँ पे नीचे में हाई प्रेशर जोन है तो इसके ऊपर में कौन सा जोन बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। और हवा का चलने का नियम क्या है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। तो यही यही लाइन यहाँ पे कहा गया कि जब समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हवा और मौसम के पैटर्न में बदलाव होता है। और अब यही चीज हम लोग देखेंगे, भारत पर इसका असर क्या पड़ता है। तो भारत का तापमान बढ़ जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मानसून कमज़ोर हो सकता है और बारिश कम होगी। और खेती पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेती पर नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि भारत की कृषि मानसून पर आश्रित है और जब मानसून कमज़ोर पड़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि किसान प्रभावित होंगे, अच्छी फसल नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पैटर्न को समझ गए होंगे। अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि एल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है और जो अभी पैटर्न बताए हैं उसको आप समझ लेंगे। देखिए यहाँ दो इमेज है, ठीक है, दो इमेज है। ये नॉर्मल ईयर है और ये है एल नीनो ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर और एल नीनो ईयर। देखिए एल नीनो कोई ऐसी घटना नहीं है कि ये पहली बार घटित हो रहा है। एल नीनो एक ऐसी प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रत्येक 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर घटित होता है और उसका प्रभाव भारत पर यह पड़ता है कि वो भारतीय मानसून कमजोर कर देता है और भारत में वर्षा की मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है और उसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि एल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती। फ्रेंड्स समझिए, ये नॉर्मल ईयर है, यानी जब एल नीनो नहीं बनता है तो आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और आप देख रहे हैं कि मैप में ये दिखाया गया है रेड कलर से कि ऑस्ट्रेलिया के पास का जो पानी है वो बहुत गर्म है। लाल से इंडिकेट करने का मतलब कि वहाँ का वो पानी गर्म हो गया है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ का पानी जब गर्म होगा इस क्षेत्र का वायु क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के ठंडी होकर के जो जलवाष्प है इस हवा के साथ जो जल गर्म होके वाष्पित होके ऊपर गया वो फिर ठंडी होकर के जल के बूंद के रूप में नीचे आएगा और ऑस्ट्रेलिया में भीषण बारिश होगा, भीषण बारिश होगा। और फिर यही चीज हम देखते हैं कि मैस्केरन आइलैंड्स के पास से
फिर मानसून की उत्पत्ति होती है और फिर मानसून का प्रभाव भारत में अच्छा रहता है, यानी मानसून की स्थिति बेहतर रहती है। लेकिन इसको हम अलग से समझें। एल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझिए। एल नीनो की उत्पत्ति देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे, होता ये है एक्चुअली में कि सूर्य के तापमान की वजह से यह क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका का जो ये वाला पेरू का तटवर्ती क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो प्रशांत महासागर का भाग है, वो सूर्य के तापमान की वजह से बहुत गर्म हो जाता है, बहुत हीट हो जाता है। और क्या होता है, गर्म होने की जब ये क्षेत्र यानी समुद्र के ऊपरी सतह का जल जब बहुत गर्म हो जाता है, उसी समय इधर से आने वाली ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें, ये व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, ये व्यापारिक पवनें इस गर्म जल को धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्र की तरफ धकेल देती है। ये आप इस मानचित्र में देख सकते हैं क्या हो रहा है, इस मानचित्र में यही चीज हो रहा है। ये गर्म जो समुद्री सतही जल है, जो पेरू के तट के आसपास बहुत गर्म हो जाता है पानी, और वो पानी जब बहुत गर्म होता है और इधर से जो ट्रेड विंड चलता है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड जब चलता है तो पानी को कहाँ ला देता है, ऑस्ट्रेलिया के पास लाके जमा करता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ट्रेड विंड की वजह से। किसकी वजह से, ट्रेड विंड की वजह से। पहले जल पेरू के तट के पास था, लेकिन ट्रेड विंड उस जल को क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के तट के पास लाके जमा कर दे रहा है। इसका परिणाम आसपास के क्लाइमेट पर पड़ता है। क्या होता है कि जब गर्म जल इस क्षेत्र में जमा होता है तो ठीक, यानी यहाँ से गर्म जल आ गया ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन यहाँ चित्र में देखेंगे तो समुद्र के जो नीचे का ठंडा जल है वो यहाँ सतह पर आ जाता है, वो यहाँ पर सतह पे आ जाता है, इसलिए यहाँ पर रेड नहीं लगाया गया है। तो समुद्र ऊपरी जल गर्म होता है, लेकिन नीचे का पानी क्या रहता है, वो ठंडा रहता है। और जब ट्रेड विंड इस ऊपरी गर्म जल को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेल देता है तो नीचे से ठंडा जल ऊपर की तरफ आता है, पेरू के तट पर ऊपर निकलता है। उसको बोलते हैं अपवेलिंग। उसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। ठीक है, ठंडा पानी जब समुद्र के सतह पर आता है तो उसको बोलते हैं अपवेलिंग। अब इस चित्र से आप ये समझिए कि जो गर्म जल पहले पेरू के तट के पास था, उसको ट्रेड विंड क्या किया, धकेलकर ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के क्षेत्र में जमा कर दिया। ये कौन किया, ट्रेड विंड की। कौन किया, ट्रेड विंड किया। अब ये ट्रेड विंड, ये एरो से आपको ट्रेड विंड को इंडिकेट किया गया है कि ट्रेड विंड यहाँ के पानी को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ जो सतह से नीचे का पानी है वो ठंडा जल ऊपर आ जाता है। इसका प्रभाव आसपास के वातावरण पे ये पड़ता है कि इस क्षेत्र के आसपास गर्मी बढ़ जाती है। क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है, और इस क्षेत्र के आसपास के तापमान में कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि उधर ठंडे जल का जमावड़ा हो गया। तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है, एल नीनो के समय में, एल नीनो से पहले की बात कह रहे हैं, जब एल नीनो नहीं आता है तो इधर पेरू के तट पर ठंडा जल के ऊपर आने के कारण इस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है, और ट्रेड विंड जो गर्म जल को शिफ्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के पास, इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हवा क्या होगा, हवा यहाँ पर ऊपर की तरफ उठेगा, ठंडा होगा और बारिश करेगा, यानी इस क्षेत्र में भीषण बारिश आपको देखने को मिले। लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब इस कंडीशन में एल नीनो का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन वर्ष 2026 का जो कंडीशन है वो एल नीनो का फॉर्मेशन हो रहा है।
एल नीनो का मतलब, एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने पर होती। तो अब क्या होता है, अब देखिए स्थिति क्या होता है कि यहाँ जो गर्म जल का जमावड़ा था, जो ट्रेड विंड की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पास शिफ्ट हो रहा था, यदि ये घटना रुक जाए तो क्या होगा, ये क्षेत्र का तापमान कम रहेगा और इसी क्षेत्र का तापमान अधिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि ऐसा कब होगा, ये जो इधर से आप ट्रेड विंड को देख रहे थे आते, यदि ये ट्रेड विंड कमजोर पड़ जाए, ठीक है, व्यापारिक पवन है, इसको ट्रेड विंड को व्यापारिक पवन बोलते हैं, यदि ये ट्रेड विंड कमजोर हो जाए तो क्या होगा, यदि ये ट्रेड विंड कमजोर हो जाए तो इसका असर यह पड़ेगा कि पेरू के तट के पास का तापमान बढ़ जाएगा और यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में लो प्रेशर जोन बन जाएगा। यानी अब यह क्षेत्र, ऊपर देखिए ठंडा लिखे हैं, अब यह क्षेत्र क्या लिखेंगे, गर्म। और यहाँ पर पहले गर्म क्षेत्र था, तो जहाँ गर्म होगा वहाँ लो प्रेशर जोन, जहाँ ठंडा होगा वहाँ हाई प्रेशर जोन। अब स्थितियाँ उलट हैं। अब पेरू, दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू का तट है, वहाँ का तापमान बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर का जल, जो गर्म जल था, वो ट्रेड विंड के कमजोर होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाया, और नीचे से जो ठंडा पानी था वो ऊपर नहीं आ पाया, यानी अपवेलिंग की घटना नहीं हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का तापमान अधिक हो गया और इस क्षेत्र का तापमान वनस्पति क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन, और यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन। तो अब यहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होकर के ऊपर उठेगी, गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और ठंडा होकर के ये पेरू और उसके आसपास के क्षेत्र में भीषण बारिश करेगा। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया से जो पहले हवा उधर से इधर आ रहा था, अब इधर लो प्रेशर जोन बन रहा है, इसीलिए अब इधर से वायु पेरू के तट की तरफ जा रहा है, पेरू के तट की तरफ जा रहा है। तो ये गर्म जल उधर शिफ्ट कर गया, क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड कमजोर हो गया, और यहाँ क्या बन गया, हाई प्रेशर जोन। अब ये यहाँ पर हवा ऊपर उठ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन हो और बारिश हो, ठीक है, कंडेंसेशन हो और बारिश हो। परिणाम स्वरूप यहाँ हवा जो पहले ऊपर उठती थी, अब वो हवा क्या होगा, नीचे की तरफ उतर रही है। इसका प्रभाव भारत पर यह पड़ता है कि जो मेडागास्कर के आसपास जो मानसून गर्त का निर्माण होता है वो नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि मानसून एक ऐसा चैप्टर है जो हम आप बहुत आदमी बहुत बार पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं है। आपको मानसून को अच्छे से समझने के लिए इक्वेटर का ज्ञान होना चाहिए, आपको एल नीनो का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। क्योंकि मानसून एक ऐसी घटना है जिसमें बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से वायु अपना दिशा परिवर्तित करता है, ठीक है। खैर, ये घटना हो गया। इसका प्रभाव अब आगे देखते हैं कि मानसून पर क्या पड़ता है। मानसून पर इसका प्रभाव आप देख लीजिए। ये देखिए मानसून पर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए कि एल नीनो क्या होता है, ठीक है। तो एल नीनो की उत्पत्ति हो जाती है। एल नीनो की उत्पत्ति की वजह से क्या होगा कि ट्रेड विंड जो कमजोर पड़ा, पिछले मैप में जो आपने देखा कि ट्रेड विंड कमजोर पड़ने की वजह से जो दाब में अंतर आया कि पहले जिधर लो प्रेशर जोन बनना चाहिए था उधर हाई प्रेशर जोन बन गया, यानी ऑस्ट्रेलिया के पास, और पेरू के पास बन गया लो प्रेशर जोन। इसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रेड विंड कमजोर पड़ गया। ट्रेड विंड के कमजोर पड़ने की वजह से एल नीनो की उत्पत्ति हुई, और उसका इम्पैक्ट समझेंगे कि क्यों पड़ा कि मानसून भारत में कमजोर हो जाता है। पहले समझिए, दरअसल ये हम लोग यहाँ मानसून को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मानसून को डिस्कस करेंगे। मानसून, दरअसल भारत का मानसून
हवा के दबाव और तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। तो देखिए, भारत का मानसून शब्द जरा देखेंगे किस चीज पर निर्भर करता है, तो हवा के दबाव पर और तापमान के अंतर पर। ये हवा का दबाव और तापमान में अंतर के वजह से ही मानसून की उत्पत्ति होती है। सामान्य स्थिति में भारत की जमीन जल्दी गर्म होती है और समुद्र ठंडा रहता है, जिससे नमी वाली हवाएं भारत की ओर आती हैं और बारिश होती है। देखिए, भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये आप देख रहे होंगे, इसको बोलते, यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम मैस्कैरेन आइलैंड बोलते हैं, मैस्कैरेन आइलैंड। ये मैस्कैरेन आइलैंड मॉरिशियस के पास है। तो यहीं से मानसून की उत्पत्ति होती है। देखिए, मानसून की उत्पत्ति कब होगी, जब हवा के दबाव में अंतर हो और तापमान में अंतर हो। फ्रेंड्स, ऐसे समझिए, ये जो भारत के ऊपर जो तिब्बत का पठारी हिस्सा है, तिब्बत का जो पठारी भाग है, वहां पर अधिक, जैसे आप देखेंगे कि अप्रैल और मई के महीने में सूर्य की स्थिति क्या होती है, सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है सूर्य, और मई जून में उसकी स्थिति कर्क रेखा के पास रहता है। तो उसकी वजह से कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है, तो उसकी वजह से ये जो तिब्बत का पठार वाला हिस्सा है, तिब्बत का पठार वाला हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और पहले ही बताए हैं कि जहाँ का तापमान अधिक होगा वहाँ लो प्रेशर जोन बनेगा। तो इधर क्या हो गया, ये इस क्षेत्र में, और हवा किधर से किधर चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब यह क्षेत्र बहुत गर्म हो गया, तो क्या होता है कि मैस्केरेन आइलैंड के पास जो होता है ना, वो हाई प्रेशर जोन बनता है, क्योंकि समुद्र का जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो यहाँ का तापमान क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर जोन, यानी मैस्केरेन आइलैंड के पास बन गया हाई प्रेशर जोन। जबकि जबकि तिब्बत के पास क्या बन गया, तिब्बत के पास ये जो तिब्बत का पठारी हिस्सा है, वहाँ पर बन गया लो प्रेशर जोन। क्या बन गया, लो प्रेशर जोन। तो हवा किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ से हवा चलना शुरू करेगा भारत की तरफ। किसके तरफ, भारत की तरफ, भारत की तरफ। इस क्षेत्र में ठंडी वायु है, हाई प्रेशर है, तो हवा अब चला भारत की तरफ। ये वायु, यही वायु जब इधर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराता है, तो टकराने के बाद हवा, जब हवा के रास्ते में जब अवरोध आता है, जैसे ये पर्वत है और इसके रास्ते में जब अवरोध आया, तो ये हवा टकराकर ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, और आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में भीषण बारिश होता है। इधर पूर्वी घाट पर्वत से टकरा करके बारिश करता है, उसके अलावे विंध्य पर्वत से टकरा करके बारिश होता है, और इधर हिमालय से टकरा करके बारिश होता है, और इस तरह से पूरा भारत मानसून के चपेट में आता है और अच्छी बारिश होती है। लेकिन ये कंडीशन कब बनेगा, मानसून कब बनेगा, जब मैस्केरेन आइलैंड में हाई प्रेशर जोन बने और तिब्बत के पठार में लो प्रेशर जोन बने, तब आपको यह कंडीशन बनेगा। लेकिन अभी जो हम देखें कि ये कंडीशन कब बनेगा, जब यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा, और यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा, तो यहाँ से जो हवा ऊपर उठता है, वो हवा धीरे धीरे यहाँ नीचे उतरता है, और फिर यहाँ जब हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर बनता है, तो ये हवा भारत की तरफ चलती है। अब हम क्या देखें कि एल नीनो का फॉर्मेशन जब होता है, तो इस क्षेत्र में जो गर्म जल था, वो अब इधर से उल्टी दिशा में चलने लगती है। क्यों, क्योंकि जब ट्रेड विंड कमजोर होता है,
तो ट्रेड विंड कमजोर होने की वजह से जो गर्म जल पेरू के तट के तरफ से ऑस्ट्रेलिया आया था, पिछले मैप को याद करिए, अब वो गर्म जल उल्टी दिशा में प्रवाहित होने। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी एक बाल्टी में आप पानी भर के स्टैंड फैन चला दें तो देखेंगे कि पानी दूसरी ओर सतह से जा करके लगातार उसका प्रवाह उस दिशा में होता है। लेकिन जैसे ही आप स्टैंड फैन को बंद करेंगे तो उस सतह की तरफ जो पानी का मूव था वो फिर उल्टी दिशा में बहने लगती है। तो जब ट्रेड विंड कमजोर हुआ तो गर्म जल जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट करता था, अब वो गर्म जल उल्टी दिशा में पेरू के तट की तरफ चलने लगता है। तो क्या होता है कि यहाँ लो प्रेशर जोन का फॉर्मेशन उस तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश नहीं हो पाता है। और ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं जहां हाई प्रेशर जोन, मैस्केरन आइलैंड के पास जो हाई प्रेशर जोन बन रहा था वो हाई प्रेशर जोन नहीं बन पाता है। और हाई प्रेशर जोन जब मैस्केरन आइलैंड के पास वायु का दाब, देखिए मैस्केरन हाई के नाम से जाना गया, इस हाई प्रेशर जोन को मैस्केरन हाई भी कहते हैं, यानी हवा को चलाने वाला इंजन मैस्केरन हाई कहा गया है। अब चूंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बन ही नहीं रहा है, इसीलिए ये जो वायु है ना, आर्द्र वायु जो भारत की तरफ चलती थी, एक तो उसकी दिशा में गड़बड़ी आ जाता है कि वो डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, और दूसरा कि प्रेशर कम होने की वजह से ये हवा इस तरह से उस रफ्तार से प्रबल तरीके से प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो एल नीनो इफेक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि मानसून कमजोर पड़ गया। क्यों कमजोर पड़ गया कि मैस्केरन आइलैंड्स के पास जो हाई प्रेशर जोन बन रहा था, ठीक है, जो पहले गर्म पानी पेरू से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करता था और उसके बाद ये ऐसे हो करके और फिर यहाँ से हाई प्रेशर से के जरिए पानी भारत के स्थलीय क्षेत्र की तरफ चलता था, ये कंडीशन नहीं हो पाता है। और जब एल नीनो बनता है तो क्या होता है, इस पूरे क्षेत्र का जलीय तापमान में वृद्धि हो जाता है और हाई प्रेशर जोन नहीं बनता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, जिसकी वजह से वायु अपना दिशा भी भटक जाता है और मानसून कमजोर पड़ जाता है। और जब मानसून देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर ज्यादा गर्म हो जाता है जिससे हवा के दबाव का संतुलन बिगड़ जाता है। हवा के दबाव का संतुलन क्यों बिगड़ गया, तो हम देख रहे थे कि उधर से जो ट्रेड विंड ऑस्ट्रेलिया आ रहा था और फिर यही आगे मैस्केरन आइलैंड के पास आता और यहाँ हाई प्रेशर बनता। अब ये यहाँ से हवा ही उल्टी दिशा में जा रही है, इधर शिफ्ट नहीं कर रहा है, हाई प्रेशर नहीं बनता है, इसलिए दबाव का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। इसका असर यह होता है कि मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत में कम बारिश होगा, सूखे की स्थिति बनेगी और खेती पर इसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताएं, और दूसरा बताएं कि मानसून कैसे इससे प्रभावित होता है। अब हम लोग भारत में गर्मी का तीसरा कारण समझ, और देखिए जब मानसून कमजोर पड़ेगा, बारिश नहीं होगा तो लगातार हाई इंसोलेशन की वजह से, चूंकि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर है, सीधे भारत के ठीक ऊपर सूर्य की स्थिति बनती है जिससे धरती बहुत गर्म हो जाती है, बहुत हीट होता है। बारिश का न होना इसको और गर्म कर देता है। और बारिश नहीं, क्योंकि मानसून की वजह से जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो बादल बनता है, वो सूर्य के तापमान को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिससे पृथ्वी का जो सतह है वो भारत का जो सतही भाग है वो कम गर्म हो पाता है। लेकिन अब ये चीज हो नहीं रहा है, मानसून कमजोर पड़ गया है। लू के बारे में समझिए, एक कंडीशन क्या है कि ये चारों कंडीशन इस बार बन रहा है फ्रेंड्स, आप समझिए कि एल नीनो इफेक्ट
क्रिएट हुआ, एल नीनो का निर्माण हुआ। दूसरा कि भारत में मानसून कमजोर पड़ गया, इस बार बारिश की मात्रा कम होगी, इससे भी गर्मी ज़्यादा रहेगा। और तीसरा, इस समय लू की स्थिति बनी हुई है। अभी आप भारत के खास करके उत्तरी और मध्य भारत में लू की स्थिति बनी हुई। अब समझिए लू क्या है। लू एक ऐसी स्थिति है जब तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई दिन तक लगातार बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। भारत में आमतौर पर जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है और गर्म सूखी हवाएं चलती है, उसे ही लू कहा जाता है। तो लू का कंडीशन कैसे, अब लू की उत्पत्ति कैसे होती है, जरा इस मैप पे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत कहाँ है, तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक इसका विस्तार। और अरावली पर्वत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान है, डिजर्ट लैंड है। ठीक है, डिजर्ट लैंड है, जिसको हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, थार मरुस्थल। और क्या होता है कि जब सूर्य सूर्य ठीक कर्क रेखा के ऊपर होता है, तो यह क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है, बहुत हिट हो जाता है। और जब ये क्षेत्र हिट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ जाती है। यहाँ पर हवा क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ जाती है। और हवा जब गर्म होकर ऊपर उठती है, तो मेडिटेरियन सी के तरफ से आने वाली हवा, ठीक है, ये हवा जो कि जिसका डायरेक्शन होता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम से यानी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। अब ये हवा क्या होता है कि ये भी जब इस क्षेत्र में पहुंचता है तो बहुत गर्म हो जाता है और शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। लू गर्म एवं शुष्क वायु को कहते हैं। और ये गर्म हवा ये पूरे इस प्रदेश में तापमान में वृद्धि कर देता है, तापमान में वृद्धि कर देता है, यानी इसका विस्तार आप बिहार तक देख सकते हैं। लू से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लू कैसी हवा है, गर्म एवं शुष्क। शुष्क मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं हो, एकदम जैसे ही आपके चेहरे से टकराए तो आपको लगेगा कि स्किन मेरा हिट हो गया, गर्म हो गया। तो ये लू की उत्पत्ति क्यों होती है, क्योंकि ये थार का मरुस्थलीय भाग सूर्य के तापमान की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और भूमध्य सागर की तरफ से आने वाली हवा जब इस प्रदेश में प्रवेश करती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो वो हवा भी शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और ये पूरा प्रदेश अप्रैल और मई के महीने में लू के चपेट में हो, जो कि इस वक्त भारत लू के चपेट में है। और आप लोग हीट स्ट्रोक से जरूर बचें, यानी घर से निकलें तो बॉडी को डिहाइड्रेट न होने दें, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, नींबू पानी हो, थोड़ा सा नमक पानी हो, इलेक्ट्रॉल हो, इन सब का सेवन करें। तो ये लू भी समझ लीजिए। देखिए 3 कारण, एक तो एल नीनो पहला कारण, क्लाइमेट चेंज पहला कारण है गर्मी का, दूसरा हो गया एल नीनो, तीसरा हो गया मानसून का कमजोर होना, और ये चौथा कारण है लू, जिसकी वजह से भारत में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही। अब एक स्थिति और भी है, हीट डोम। ये क्या है, इस वर्ष भारत के ऊपर हीट डोम बन गया, जिसकी वजह से तापमान में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो देखिए हीट डोम क्या है, इसको समझते हैं। एक ऐसी मौसमीय स्थिति है जब ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर का मजबूत क्षेत्र बन जाए और वह किसी ढक्कन यानी डोम की तरह काम करता हो। इस डोम के कारण गर्म हवा नीचे ही फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, और तापमान लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। देखिए डोम का मतलब
अर्ध गुंबदाकार स्ट्रक्चर को हम डोम बोलते हैं। अर्ध गुंबद के समान के स्ट्रक्चर को डोम बोलते हैं। क्या हो रहा है समझिए, सूर्य के सूर्यताप की वजह से, यानी सूर्य से जो हीट पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है, सूर्य जो का हीट यानी गर्माहट जो पृथ्वी के सतह को गर्म कर रहा है, तो हम लोग ज्योग्राफी का थोड़ा भी समझ होगा तो आप देखते होंगे कि पृथ्वी हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, बाद में वायुमंडल की तरफ उसको धकेल देता है। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि मिड डे में 3 बजे के आसपास पूरा सतह गर्म रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। क्यों ठंडा होने लगता है? क्योंकि सतह हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो वायुमंडल में वापस चला जाता है, वायुमंडल के बाहर निकल जाता है। अब कंडीशन ऐसा हो जाए कि पृथ्वी की सतह गर्म तो हो और पृथ्वी की सतह से जो हीट रिफ्लेक्ट हो रहा हो वो हीट ऊपर जब जा रहा हो तो कोई चीज उसको रोक दे, ऊपर जाने ही ना, ठीक है, और उसको नीचे की तरफ मोड़ दे। तो ये हीट जब नीचे की तरफ आएगा क्या होगा? हीट आ तो रहा है, पृथ्वी को गर्म तो कर रहा है सूर्य, लेकिन सतह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन, वो हीट पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि यहाँ हीट डोम लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये हीट डोम क्या है? इस स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर यदि हाई प्रेशर जोन बन, और ऐसा वैसा हाई प्रेशर जोन नहीं, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर जोन बन जाए, ठीक है, और ये हाई प्रेशर जोन क्यों बनेगा? तो इसका कारण है पृथ्वी वायुमंडल के ऊपरी सतह में जो जेट स्ट्रीम चलती है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी सतह में चलने वाली एक ठंडी हवा है, और किस में चलता है? वो ट्रोपोस्फेयर में चलता है, ठीक है। तो आप समझिए कि ठंडी हवा जहां होगा वहां हाई प्रेशर बनेगा, ये कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिए हैं। तो जेट स्ट्रीम की वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर एक मजबूत हाई प्रेशर जोन बन जाता है। क्या बनता है? हाई प्रेशर जोन। अब ये इतना स्ट्रांग है कि यहाँ से जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, वो गर्म हवा को फिर क्या कर रहा है? नीचे की तरफ मोड़ दे रहा है, नीचे की तरफ मोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से लगातार पृथ्वी के, यानी ये कंडीशन, ये हीट डोम स्ट्रक्चर अभी ठीक पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि पृथ्वी के सतह का बहुत अधिक गर्म हो जाना और उसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है, जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी सतह में चलने वाली ठंडी हवा है, उसका एक पट्टी इस क्षेत्र को कवर अप कर देता है, ठीक है। ये और विस्तार से कभी समझा देंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि जेट स्ट्रीम की वजह से ऊपर में क्या हो रहा है? एक हाई प्रेशर जोन बन रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली गर्म हवा को यह फिर क्या कर रहा है? नीचे की तरफ मोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से सतह का तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है, वो ठंडा नहीं हो पाता है और आपको बेतहासा गर्मी का एहसास होता है। ये 4 प्रमुख कारण थे फ्रेंड्स। पहला कारण क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों आ रहा है? तो आप पॉइंट्स में हम रेज कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण है बढ़ते हुए वाहन प्रदूषण, उद्योग, इसके अलावे वनों की कटाई, शहरीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि आप लगातार क्या करते हैं कि जो कंक्रीट के बनी हुई सड़कें हैं, है ना, ये सब, इन सब की वजह से हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट होता है। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। कभी आप एहसास किए हैं कि आप सड़क पे खाली पांव क्यों नहीं चल पाते हैं गर्मी के मौसम में? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। तो इन सब की वजह से क्लाइमेट चेंज आता है, अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, वाहन के द्वारा, उद्योग के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, सबका इफेक्ट जरा आप समझिए। ये भारत में जो बेतहासा गर्मी बढ़ रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसका इफेक्ट यानी इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, थोड़ा सा जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को आपको एब्जॉर्ब करना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। ये हिट डोम वगैरह आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रभाव हम कुछ ही पॉइंट में आपको समझाएंगे कि ये जो बेतहासा गर्मी में वृद्धि हुआ है भारत में, जो हिट डोम, एल नीनो, लू, ठीक है, और कमजोर मानसून, प्री मानसून रेन भी देखिए अभी तक नहीं हो रहा है उस तरह से, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? इसका प्रभाव आपको विभिन्न क्षेत्र में देखने को, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरा प्रभाव इसका जो पब्लिक हेल्थ है ना, सामान्य जन के स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे, थोड़ा सा इसको इंटरलिंक कर देते हैं। देखिए, मानसून के कमजोर होने की वजह से फसल के उत्पादन में गिरावट आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का कृषि मानसून पर आश्रित है, डिपेंड करता है। तो जब बारिश कम होगा तो कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी। ठीक है, कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी, और कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी तो आप देखिए, चाहे वो व्यापारिक फसल हो, खाद्यान्न फसल हो, या जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, कृषि आधारित उद्योग, जैसे अब चिप्स क्या है, चिप्स तभी आप बना सकते हैं जब आलू का उत्पादन होगा, तो ऐसे उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। तो कृषि में कमी की वजह से ये सभी प्रभावित होंगे। दूसरा, बेतहासा गर्मी से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। हीट स्ट्रोक, इसको आप बोलते हैं लू का लग जाना, है ना, हीट स्ट्रोक का कंडीशन होता है, डिहाइड्रेशन का कंडीशन होता है, तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। और इस सब का प्रभाव देखिए, कृषि में गिरावट होने की वजह से उद्योग धंधे, औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही सप्लाई होता है। तो रॉ मटेरियल में कमी आएगी तो उद्योग भी प्रभावित होगा, और जब कृषि और उद्योग प्रभावित होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, अर्थात जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गिरावट होगा, गिरावट होगा। ठीक है, गिरावट होगा। बस इन चीज़ों को एक साथ उम्मीद करते हैं कि आपको एक समझाने का प्रयास किए हैं। लेकिन अंत में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं रहा है, ये सिर्फ एक मौसम नहीं है। आप इसको ऐसे मत लें, अच्छा कोई बात नहीं, इस साल ज़्यादा गर्मी है तो कोई बात नहीं, अगले साल ठीक ठाक रहेगा, एल नीनो नहीं होगा, बारिश होगा। देखिए, ये गर्मी एक मौसम नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है कि यदि अभी आप ठीक से नहीं संभले, वनों के प्रतिशत में वृद्धि करना, ठीक है, जो वन का प्रतिशत में वृद्धि, मतलब गर्मी को कम करने के लिए मानवीय स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, तो वायु प्रदूषण को कम करना होगा, CO2 उत्सर्जन को कम करना होगा, मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करना होगा, वाहन से निकलने वाली जो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड हो, इन सब को कम करके आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। दोस्तों, इस साल यह संभावना है कि इस साल जो भारत में गर्मी पड़ने जा रही है, वो लगभग 149 वर्ष पहले इसी तरह का गर्मी पड़ा था, और वह वर्ष था 1876-77 का। वह भी एक महा एल नीनो वर्ष था। और आपको ये जानना चाहिए
कि 1876-77 में इस भीषण गर्मी की वजह से पूरे विश्व के कुल आबादी का 4%, पूरे वैश्विक आबादी का 4% लोगों की जान चली गई। यदि आप आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी वैश्विक आबादी का 4% देखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, ये संकट उत्पन्न करेगा। और इसका कारण क्यों उस समय मानव जीवन खतरे में आया? तो अकाल की स्थिति बन गई, मानव स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, उपचार की उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी उस समय। खैर वैसी स्थिति आज नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। इस हीट स्ट्रोक से बचें। पर्याप्त मात्रा में जो जल है, पानी है, इलेक्ट्रॉल है, सब चीज़ का सेवन करें और खुद को सुरक्षित रखें। तो आज के क्लास में बस इतना ही।